गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कल हमने डायपोल मोमेंट के बारे में बात की थी और मैंने बोला था कि मैं कुछ डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस जो AIPMT या फिर AIPMT तो नहीं, अब नीट बोलते हैं उस एग्ज़ाम को, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, तो उसमें जो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस हैं या जेई मेंस में है, एडवांस में, लगभग केमिस्ट्री सेम आती है दोनों में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनसे आपका डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखिए आपके आंसर्स निकलते हैं या नहीं। तो एक क्वेश्चन जो आया था वो 2004 में आया था। वो ये था कि H2O जो होता है, H2O मॉलिक्यूल, वो डायपोलर होता है, डायपोलर होता है। और आपका BeF2 जो मॉलिक्यूल है, BeF2 जो मॉलिक्यूल है, दैट इज नॉट पोलर, दैट इज नॉट पोलर। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसके नीचे रीजंस जो है वो ऑप्शंस में दे रखे हैं। एक रीजन तो ये है कि H2O जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, और BeF2 जो होता है वो लीनियर होता है, इस वजह से ऐसा है। एक ऑप्शन तो ये बना रखा था, एक ऑप्शन ये बना रखा था कि H2O जो होता है वो लीनियर है और BeF2 जो होता है वो नॉन लीनियर स्पीशीज है, इसलिए भी ऐसा होता है। हो सकता है ये ऑप्शन हो। और एक ऑप्शन क्या दे रखा है, H2O के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, BeF2 जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। और BeF2 जो है, BeF2 जो है, BeF2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, BeF2 मॉलिक्यूल जो है वो डिस्क्रीट है, अलग अलग रहता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो डायपोलर है या नहीं है, डायपोल मोमेंट शो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको इस मॉलिक्यूल को बनाने के बाद पता चलेगा। तो H2O मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएंगे तो मैंने कल भी बताया था आपको, H2O मॉलिक्यूल जब बनता है तो ऑक्सीजन मिडल में होती है और हाइड्रोजन इसके आसपास लगे होते हैं और दो लोन पेयर ऐसे होते हैं, ये आपका H2O मॉलिक्यूल है। BeF2 को बनाओगे तो Be एंड F2, तो ये ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है। तो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये बेंट है, ठीक है, लीनियर नहीं है, ये वाला क्या है, लीनियर है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो अगर आप बनाना चाहो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो अपवर्ड आ जाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो रीजन है वो यही है कि H2O जो होता है वो नॉन लीनियर होता है और BeF2 जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। दैट्स व्हाई जो H2O है वो डायपोलर है और BeF2 जो है वो नॉन पोलर है। तो ऐसे आपको जो ये MCQs है सॉल्व करने हैं। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। Which of the following should have permanent dipole moment? इनमें से किसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है? तो देखो डायपोल मोमेंट में आपको मैंने कल भी समझाया था कि आपको शेप बनानी आनी चाहिए। अगर आप शेप अच्छे से बना लेते हैं किसी मॉलिक्यूल की, दैट्स उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल है, डायपोल वाले हमें छांटने हैं। डायपोल किसके अंदर है, डायपोल किसके अंदर है, ए, बी, सी या फिर डी। आपको मजा आना चाहिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं,
तो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने में मजा आना चाहिए, उसका आंसर निकालने में मजा आना चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चंस इजीली भी हो पाएंगे और करेक्ट भी हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री को जब भी आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो वो इजी ही लगेगी। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। BF3 SF4 SiF4 XCF4, एक तो है BF3, ठीक है, BF3, एक है SF4, एक SiF4 है और एक XCF4 है। ठीक है, तो मेरी ये बात ध्यान से सुनो, जो रेगुलर ज्योमेट्रीज को फॉलो करते हैं मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर नहीं होता, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स डायपोल मूवमेंट नहीं रखते हैं। जैसे कि BF3 जो मॉलिक्यूल है, अगर बोरोन को आप बनाओ तो इसके अंदर 3 लोन पेयर है, नहीं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन इसके ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये अगर जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, तो ये 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ पर, 120 डिग्री का एंगल से ये BF3 मॉलिक्यूल होगा। क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर अगर BF3 मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो इसके अंदर डायपोल मूवमेंट है या नहीं है, तो रेगुलर ज्योमेट्रीज के अंदर मैं बता रहा था कि इसके अंदर डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। जब देखते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। जब इन दोनों का वेक्टर सम करोगे और रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। जब इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालो, अब इन दोनों को तो निकाल लिया तो ये तो गायब हो गए, ये वाला बच गया। अब ये इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, तो इसका जब देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। दैट मीन्स BF3 मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। जब हम SiF4 की बात करते हैं तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है। दैट मीन्स इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं। ये लो, तो ये टेट्राहेड्रल शेप जो होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, जो SiF4 मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल शेप को फॉलो करता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि एक डायपोल को दूसरा डायपोल कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है, तो इसके अंदर भी कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर भी कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। तो आपका SiF4 भी नहीं हो सकता, BF3 भी नहीं हो सकता। XCF4 की अगर बात करें तो XCF4 के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F4 एटम्स को अटैच कर देंगे, कर दिया। ये वाला जो है लोन पेयर है अपवर्ड्स और ये वाला जो लोन पेयर है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो जो इसका डायपोल मूवमेंट होगा और जो इसका डायपोल मूवमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट। दैट मींस इसका भी जो डायपोल मूवमेंट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, XCF4 का भी कितना आएगा, 0 आएगा। हमारे पास बचा SF4। इसके अंदर डायपोल मूवमेंट कैसे आ रहा है और परमानेंट डायपोल क्यों होता है वो अगर हम देखें तो कैसे होगा। इस मॉलिक्यूल को जब आप बनाओगे, इस मॉलिक्यूल को जब आप बनाओगे SF4 को, तो आपको क्या दिखेगा, सल्फर एटम है। ठीक है, सल्फर एटम जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली का है। एक सेकंड, हाँ, सल्फर एटम जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, F4 है, दैट मीन्स फ्लोरीन आ जाएंगे, ये फ्लोरीन लगा दिए मैंने, F4 है तो फ्लोरीन लगा दिए 4।
अब ये देखो कि इसका डायपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट, इसका डायपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट, लेकिन ये वाला जो बचा हुआ है लोन पेयर, इसका डायपोल मोमेंट को कैंसिल करने के लिए जैसे XCF4 में नीचे एक लोन पेयर था वैसे कोई लोन पेयर नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। दैट्स व्हाई SF4 मॉलिक्यूल जो है वो आपका डायपोल मोमेंट को कैरी करेगा। ठीक है, तो आपको मेन फोकस किस चीज पे रखना है कि आपको स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर बना देते हो तो इसके अंदर आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कर सकते हो, शेप बता सकते हो, या फिर आप डायपोल मोमेंट को जज कर सकते हो। तो डायपोल मोमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसके क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें धीरे धीरे वो बताने वाला हूँ जिसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग किसके लिए पढ़ा जाता है? स्ट्रक्चर्स के लिए। स्ट्रक्चर्स अगर आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर्स को अगर आप बना सकते हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग जानते हैं। ठीक है, आप किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बना सकते हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, वैसे तो मैं इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने केमिकल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको जो भी कोई भी एलिमेंट आ जाए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था उसके अंदर। तो जो एटम होता है, जैसे किसी भी एटम के लगा लो, कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं पूरा अच्छे से समझाया हुआ है और प्रैक्टिस भी करा रखी है। तो अभी आपको कार्बन और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके 3 और 2 नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये 2p4 होता है, सॉरी 2p4 होता है। ठीक है, तो इसके 6 होते हैं आउटर मोस्ट में, मुझे ऑलरेडी याद है, इसलिए ये ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने आ गए तो वही हमारी वैलेंस सेल वाली जो थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, वो यही बताती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो हमें क्या बताएगी, स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स अगर आप देखें, इसके पोस्टुलेट्स देखें किसके, वेस्पर थ्योरी के, तो वो क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये हमें क्या बताती है कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से सारा खेल होता है। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपकी एटम की शेप बनेगी। ठीक है, और जो पेयर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वही आपके बॉन्डिंग में जाएंगे एंड कुछ नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो बॉन्डिंग में जाएंगे मतलब बॉन्ड बनाएंगे, और कुछ होंगे जो नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये था सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में अच्छे से पूरी लाइन गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। 1 2 एंड देन एक ये तो हो गए, फिर उसके बाद है मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। ये क्या चीज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जब वो बॉन्ड बना रहे होंगे
जब वो बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो ऐसे अरेंज करेंगे अपने आप को ताकि मिनिमम तो रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, एक दूसरे के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही रिपल्शन कम होगा ना, तो मिनिमम रिपल्शन करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं मॉलिक्यूल्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको आगे काम आएगी। ठीक है, फिर और 1 2 3 4 फिर है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स जो भी होंगे, जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, वैसे मल्टीपल बॉन्ड्स अगर होंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे, उनको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होगे मॉलिक्यूल्स का तो मल्टीपल बॉन्ड्स को एक बॉन्ड कंसीडर करके करना है आपको। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी होंगे उन पे VSEPR थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है। जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपके मान लो जैसे CO3 2- है, जो हमने उसके अंदर अभी इसी चैप्टर के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक टॉपिक किया था, तो उसके अंदर मैंने ये समझाया था आपको कि एक मॉलिक्यूल को जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉर्मल चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो मॉलिक्यूल आपका एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहता है, रेजोनेट करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, कभी कहीं जाएगा चार्ज, कभी कहीं जाएगा, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरा पढ़ा चुका हूँ उस वीडियो में। तो ये कहना ये चाह रहा है वेस्पर थ्योरी कि आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उठा लो, उसके ऊपर अगर VSEPR के आप ये रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। अगली बात समझ, तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। ठीक है, अगर किसी को सब्जेक्टिव पेपर लिखना है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, पूरी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, क्या चाहिए, बुक लेने आया उसमें फ्लावर्स, यहाँ पर छेड़ियो, यहाँ वीडियो चल रही है। यहाँ कुछ नहीं है, बाद में लियो, मैम को बोल दे कि नहीं है, वो वीडियो शूट हो रही है वहाँ पे। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इन सबको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो नहीं हो पाएगी, ये तो टूट ही गया।